स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में पिछले पार्ट को अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अब हम देखेंगे पर परागण के बारे में। एक्चुअली स्वपरागण के बारे में और परागण के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण में क्या होगा, जब किसी पुष्प के परागकण जो रहेंगे, परागकण जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। परागकण को हम क्या कहते हैं? परागकण को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। एक्चुअली थोड़ी सी इंग्लिश आनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम कहते हैं परागकणों को। ये आप याद रखोगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। सपोज दैट एग्जाम में यही लिख कर के आ गया। वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप एग्जाम दे सकते हो। तो क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं। स्वपरागण क्या था? सेम डिफिनेशन, लेकिन कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि देखिए वो एक ही में हो रहा था। लेकिन पर परागण में क्या होगा कि फूल दूर दूर रहेंगे और परागकण के पास पैर तो है नहीं कि बोलेगा ठीक है कोमल दीदी मैं ना परागण करने जा रहा हूँ और ऐसे करके चला जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास पैर नहीं है और इसीलिए उसको पहुंचने के लिए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर माध्यमों की आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसी वाली जो प्रक्रिया होगी इसे हम पर परागण कहते हैं। बहुत आसान सा है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगर पर परागण के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है तो ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थात पर परागण की विधियां। तो सबसे पहली विधि हो सकती है कीटों द्वारा परागण, दूसरी वायु द्वारा परागण, तीसरी जल द्वारा परागण और चौथी जंतु द्वारा परागण। तो इन चारों पर जो माध्यम है इन सभी को हम एक एक करके देख लेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चारों माध्यमों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है कीटों द्वारा परागण। तो ये कैसे होगा? जैसे कि कुछ फूल होंगे जिनमें कि कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों का अलग अलग प्रकार का रंग होगा, उनमें सुगंध होगा। जैसे कि ना सपोज दैट कि हमारे पास कोई फ्लावर है तो इसका कुछ कलर है ना, हो सकता है इसमें से कुछ अच्छी सी स्मेल भी आ रही होगी। वैसे तो ये नकली है, लेकिन हाँ असली भी आप लोगों ने इधर उधर हम डेली लाइफ में तो देख ही लेते हैं कि क्या आकर्षित करने के लिए पुष्पों का रंग होता है। देखिए पुष्प अलग अलग अच्छे अच्छे रंग के होंगे ना, तो कीट तो छोड़िए हम इंसान भी आकर्षित हो जाते हैं। अभी हमें कमल हमेशा हम देखते हैं गुलाबी लाल कलर, किसी अलग कलर का दिख जाए, सफेद कलर का और नीला कलर का, तो कैसे हम आकर्षित हो जाएंगे, चले जाएंगे उसको तोड़ने के लिए। वैसे ही कीट भी आकर्षित हो जाते हैं और इनमें अच्छी सी सुगंध रहेगी। जैसे गुलाब का फूल है, हम उसे स्मेल करेंगे, हमें कितना अच्छा सा उसका सुगंध मिल जाता है। तो इसीलिए कुछ पौधों में ऐसा होता है तो उसमें कीटों के द्वारा परागण होता है। जब वो ऐसे अच्छा सा स्मेल करेंगे, अच्छा सा कलर होगा, तो कीट जाकर के उनके ऊपर बैठ जाएंगे और उनके पैरों में वो ऐसे सूंघेंगे, तो ऐसे करके उनके बॉडी में मतलब वो परागकण लग जाएंगे। फिर वो किसी दूसरे पर जाएंगे और उन पर बैठ जाएंगे, तो उन पर परागकण चले जाएंगे और ऐसे हमारी परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे उदाहरण ये किसमें किसमें होता है, उदाहरण के रूप में देखें तो अंजीर में, आक में, साल्विया में आदि बहुत सारे चीजों में होता है। लेकिन तीन मैंने इम्पोर्टेंट रखा है क्योंकि ये आपके एग्जाम में जैसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लघुत्तरी में आ ही सकता है, तो इसीलिए अंजीर, आक, साल्विया इन सभी में आ सकता है। अगला बी वाला है वायु द्वारा परागण। अच्छा हवा के द्वारा परागण कैसे होगा? जैसे कि ना मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि सारे फूलों में अच्छा अच्छा रंग होगा, सुगंध होगा। बहुत सारे हमें खराब भी लगते हैं ना कि अरे ये कौन से कलर के अच्छा नहीं लग रहा, इसका सुगंध हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो उसमें क्या होगा, सुगंध और रंगों का अभाव होता है। तब जाकर के परागण कैसे होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें जो परागकण रहेंगे वो बहुत ही हल्के रहेंगे, मतलब लाइट रहेंगे और मात्रा में ज्यादा बनेंगे। फिर कैसे होगा? वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक हो जाती है।
जैसे कि ना अब इनमें अच्छा सा कलर नहीं है, सुगंध नहीं है, तो इसके लिए परागण तो रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकता नहीं है, वायु द्वारा हो जाता है। इसके लिए इसमें परागण बहुत ज्यादा बनेंगे और वो हवा के द्वारा उड़ करके चले जाते हैं। तो हवा उन्हें उड़ा करके ले जाती है, लेकिन सोचिए कि क्या पता बहुत सारे परागण निकले, लेकिन जाते जाते आधा रास्ते में गिर गए। हवा तो चाहे जहाँ टकरा करके यहाँ वहाँ जाती रहती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि परागण की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। और उदाहरण की बात करें तो जैसे कि गेहूं में हो जाएगा, मक्के में हो जाएगा, ज्वार में हो जाएगा आदि। तो ये कितना आसान सा था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट BC वाला आपके सामने है कि जल द्वारा परागण कैसे होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कीटों द्वारा कीट परागण कर रहे थे, वायु में हवा के द्वारा हो रहा था, वैसे जल में जल के द्वारा हो जाएगा। तो ये किस में होगा, जल द्वारा परागण उन्हीं में होगा जो कि जलीय पादप होंगे। जलीय पादपों में जल के द्वारा परागण होता है। सेकेंड है, इसमें के जो फ्लावर होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो जल के ऊपर खिलते हैं, क्योंकि जलीय पादप होंगे तो जल के तो ऊपर ही खिलेंगे ना। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कमल आदि, कमल को आपने देखा ही होगा कि वो कहाँ कैसे खिलता है, कैसे जल की सतह पर खिला हुआ रहता है। तो जैसे कमल हमारा जलीय पादप है और इसमें परागण होगा जल के द्वारा। इसमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो रंगहीन और गंधहीन होते हैं, यानी कि ज्यादातर में बहुत ज्यादा रंग और गंध नहीं होता है। और जो परागण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हल्के और संख्या में ज्यादा बनते हैं, यानी कि वो हल्के तो रहेंगे लेकिन संख्या में ज्यादा रहेंगे। इसके बाद इसमें जो परागकण होगा, सबसे पहले वो जल की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आता है। अब जल द्वारा परागण है तो जल की सतह पर ऐसे ऐसे तैरते तैरते मादा पुष्प के संपर्क में जाएगा और जहां पर जाने के बाद परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और जो मादा पुष्प होंगी उनका वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण कर लेगा और इस तरीके से जल परागण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। उदाहरण के रूप में बात करें तो जैसे मैंने कुछ का नाम लिखा है, वेलिस्नेरिया एवं हाइड्रिला आदि, यानी कि केवल वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्लांट्स में भी ऐसा होता है। तो ये कितना आसान है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वाला D वाला है माध्यम में कि जंतु परागण, यानी कि किसी एनिमल के द्वारा जंतु के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जैसे कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें कि घोंघा के द्वारा और कभी कभी चमगादड़ के द्वारा भी परागण हो जाता है। तो जैसे किसी जंतुओं के द्वारा, घोंघा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, जब इन सब चीजों के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो उसे हम कहते हैं जंतु परागण। जैसे एग्जाम्पल में है कदम और बिग्नोरिया आदि, जैसे कि कुछ प्लांट्स है कदम का, बिग्नोरिया का, इन सारे में जंतुओं के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट हमारे सामने दो टॉपिक और है कि पर परागण के लाभ क्या है और पर परागण की हानियां क्या है। तो जब हम इसके लाभ की बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। पर परागण में क्या होगा कि नई जातियां उत्पन्न होती हैं। जैसे स्वपरागण है, सारा वही सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन जब पर परागण होगा तो इससे नई जातियों का विकास हो जाएगा। सेकेंड है कि इसमें जो बीज बनेंगे, यानी पर परागण के उपरांत जो बीज बनते हैं वो संख्या में अधिक और स्वस्थ बनते हैं। उनकी संख्या ज्यादा भी होती है और वो स्वस्थ भी रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारे सामने है कि इनके उपरांत जो बनते हैं, जो भी प्लांट बनेंगे, फ्रूट फ्लावर बनेंगे, उनमें प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। स्वपरागण में नॉर्मल वैसी ही रहेगी, लेकिन जब पर परागण की प्रोसेस होगी तो उसमें जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, वो ज्यादा रहती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा पर परागण की हानियां, उसे हम अभी तुरंत बता देते हैं। Now we will discuss about our last topic, that is पर परागण की हानियां। पर परागण के लाभ हमने देख लिया, इसके माध्यमों को देख लिया, ये क्या होता है देख लिया। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि पर परागण की हानियां क्या
क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो परागकण रहेंगे वो संख्या में ज्यादा बनेंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे स्वपरागण है, हमें किसी दूसरे फूल पर तो जाना नहीं है, बस तुरंत निकले और चले गए। लेकिन पर परागण होगा तो ये बहुत माध्यमों से होगा, जल से होगा, वायु से होगा, कीटों से होगा, तो ऐसे ऐसे करके होगा। और इनमें हमें ज्यादा परागकण चाहिए होते हैं। जैसे जल में तैर रहे हैं तो ज्यादा चाहिए होंगे, हवा में कितने ही उड़ करके नष्ट हो जाएंगे तो ज्यादा चाहिए होंगे, कीट है कितने पैर से चिपकेंगे और गिर जाएंगे तो ज्यादा चाहिए होंगे। इसीलिए इसमें परागकण संख्या में ज्यादा बनते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं, तो ये इसकी हानि हो गई। जबकि स्वपरागण में ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि इसमें परागकणों को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। जैसे सुगंध, मकरंद और उनके कलर, रंग, इन चीजों के लिए फूलों को तैयार होना पड़ता है। तो ये तो इनकी हानियां हैं, बहुत अधिक इनमें उनकी ऊर्जा व्यय हो जाती है। अब जैसे स्वपरागण है तो उसमें ये सब कुछ नहीं चाहिए कि नहीं हम देखो अच्छे रंग के रहेंगे तभी कीट हमारी तरफ आकर्षित होंगे, ऐसा बस पर परागण में होगा। तीसरा है कि जैसे पर परागण है तो खुद से तो जाएगा नहीं, इसमें परागकणों को एक से दूसरे फूल पे लेकर के जाना है तो हमें कीट की, वायु की, जल की, इन सभी चीजों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो ये तो हानि हो गई। अब आप किसी पे निर्भर हो, पता चला वेस्ट हो गया तो वो तो हानि हो जाएगी। अगला चौथा वाला है कि पैतृक गुणों में विभिन्नता आ जाती है। जैसे स्वपरागण है तो सेम टू सेम वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। लेकिन जब पर परागण होगा तो इसके पैतृक गुणों में भिन्नताएं आ जाएंगी। तो ये भी कितना आसान सा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then I hope, my dear student, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do is start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.